इससे पिछले क्लास में हमने सजीवों के शरीर की जो क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई थी, यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कोशिका, उसको समझने का प्रयास किए थे। और आशा करते हैं कि 3 क्लास जो हुआ है कोशिका के बारे में, 4 क्लास हुआ है। बिल्कुल लंबा इसलिए हुआ है कि हर चीज पर हम लोग डिस्कस किए हैं और काफी विस्तृत डिस्कस किए हैं। और कोशिश ये रहती है कि बायोलॉजी का जो भी चैप्टर पढ़े उसमें उन हर पहलू को देख लिया जाए जिससे अब तक विभिन्न परीक्षाओं ने प्रश्न पूछे हैं। और प्रश्न पूछने का जो जनरल कंपटीशन का तरीका है कि बायोलॉजी के अंतर्गत हुए 9, 10th, 11, 12 इन 4 बुक से हुए लगभग 95% तक प्रश्न को उठाते हैं बायोलॉजी से। 5% इधर उधर से पूछ देते हैं जिसका आप आसानी से दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 क्लास में कोशिका के बारे में पढ़े, और आप जब पढ़े होंगे तो पढ़ने का अर्थ यही होता है दोस्तों, जनरल कंपटीशन में खासकर जब आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के बारे में बता रहे हैं कि प्रश्न बनाना पड़ता है। कितने समझ आपकी अच्छी हुई है यह इसी बात पर निर्भर है कि आप कितने अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं, या जो चैप्टर आप पढ़े हैं उससे संबंधित प्रश्न को हल कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो 4 क्लास में हम सेल को देखे हैं। आइए आज के क्लास में हम सेल से जुड़े आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन दोनों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों अब सेल का जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो जितना प्रश्न आज देखेंगे उस प्रश्न को एक बार आप सरसरी निगाह से देख जाइएगा। आपको कोशिका से जुड़े हुए प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और गारंटी है दोस्तों, आज जितना प्रश्न करेंगे अगर भविष्य में आप जो एग्जाम दीजिएगा उसमें अगर कोशिका से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे तो वह प्रश्न वही होगा जो आज यहां करवाएंगे। ठीक है, उससे बाहर ना कभी प्रश्न गया है ना भविष्य में कभी जाएगा। और हल्ला मत करिए। और अगर उससे बाहर प्रश्न गया तो यकीन मानिए उसको कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, लेकिन 4 क्लास करने के बाद आपको प्रश्न बनाने, जब आप प्रश्न पर गए थे कि नहीं गए थे, तो आपसे लगभग अगर आप ठीक तरह से पढ़े हैं दोस्तों तो 80% से 90% तक क्वेश्चन आप पकड़ बन गया होगा। और अगर 10% पर नहीं बना है या बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो आज बन जाएगा। और अगर 10% 90% आप बना लिए हैं तो समझिए आपका बायोलॉजी में यह चैप्टर जबरदस्त हो गया है। क्योंकि 10% दोस्तों हम भी इतना पढ़े हैं, हमसे भी नहीं बनता है। ठीक है, अब हमें पढ़ाने का आइडिया है तो हम बहुत कुछ देख के आते हैं तब आपको पढ़ा पाते हैं, इसकी ये छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आइए दोस्तों एक एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आइए पहला प्रश्न पर, पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बिल्कुल सही है। कोई भी सजीव हो, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, चाहे वो पौधा हो चाहे वो, सब कोशिका से बने होते हैं। अपवाद सिर्फ वायरस को लेकर है, और वायरस को लेकर अपवाद क्यों है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा, तो पहला कथन बिल्कुल क्या है, सही है। और जिस तरह सजीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है जी, पहले क्लास क्या बजे से जी? 7 बजे ना आएगा, बीच क्लास में शुरू हो जाता है। हल्ला मत करिए, टाइम पर आया कीजिए। ठीक है, पढ़ा है, जब तक गंभीरता नहीं बढ़ती है ना तब तक पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिका की सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसी तरह निर्जीवों की शरीर की क्रियात्मक और
क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है दोस्तों? एटॉम। सजीवों का कोशिका और निर्जीवों का एटॉम, परमाणु। ये भी आप याद रखिएगा, हालांकि इसकी जरूरी केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में नहीं है। तो पहला कथन बिल्कुल क्या है? कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। बिल्कुल सही है, कोशिका के अभाव में सजीव का शरीर का निर्माण संभव हो ही नहीं सकता है। तो यानी कि दुत्कार की कौन सा कथन सही है? सी। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। दूसरा पर आइए। दूसरा है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? यहां पर एक चीज दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा नहीं किए थे। साइटोसोम क्या है? साइटोसोम है यहां पर, ठीक है, साइटोसोम। अब देखिए कि कोशिका का बाहरी भाग क्या है? कोशिका झिल्ली। पौधा का अगर रहेगा तो कोशिका भित्ति भी, कोशिका झिल्ली। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये जो बीच में है इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, या कोशिका द्रव, न्यूक्लियस या अंदर को, सब कुछ को मिला दीजिए, सब कुछ को, तो उसे क्या कहेंगे? जीव द्रव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? जीव द्रव कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है कि साइटोसोम में दोस्तों क्या आता है? साइटोसोम में कोशिका झिल्ली क्या आता है? कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में उपस्थित जितने भी कोशिका अंगक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल है, वो सब शामिल हो जाता है। यानी कि कोशिका में केंद्रक को हटा दीजिए। किसको हटा दीजिए? जो बच गया उसे भी क्या कहते हैं? साइटोसोम। यानी साइटोसोम प्लस केंद्रक इक्वल टू कोशिका। यानी साइटोसोम के अंतर्गत कोशिका झिल्ली शामिल है, कोशिका द्रव शामिल है, और कोशिका द्रव में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब शामिल है, ये सब। तो क्या होगा आंसर बताइए इनमें से? लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि साइटोसोम में, ठीक है, साइटोसोम के अंतर्गत हम किसको नहीं रख सकते हैं? जीव द्रव को नहीं रख सकते हैं। किसको नहीं रख सकते हैं? जीव द्रव को नहीं रख सकते, क्योंकि जीव द्रव में प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी शामिल है, जबकि साइटोसोम में न्यूक्लियस वाली संरचना शामिल। तो साइटोसोम किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? कोशिका झिल्ली शामिल है इसमें, कोशिका झिल्ली शामिल है, कोशिका द्रव शामिल है, कोशिका द्रव में स्थित विभिन्न प्रकार के कोशिकांग शामिल है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी। क्लियर है दूसरा प्रश्न? समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए तीसरा पर। साइटोसोम के अंतर्गत अब बताइए कारक की कौन शामिल नहीं है? केंद्रक शामिल नहीं है। हालांकि 2 ऑप्शन एक की तरह का है, तो केंद्रक शामिल नहीं है, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, केंद्रक शामिल नहीं है। कोशिका झिल्ली शामिल है, कोशिका द्रव शामिल है, और कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग शामिल है। क्लियर हो गया? चार नंबर, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? निर्जीव संरचना को मेटाप्लास्ट कहते हैं। निर्जीव संरचना को। अब बाकी इस दोनों के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार क्लास फिर से करिएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। 5 नंबर,
निम्नलिखित में कौन सा कोशिकीय संरचनाएं ऑर्गेनोइड नहीं है? तो सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूबल्स, ये सभी ऑर्गेनोइड है, अर्थात इसमें विभाजन करने की क्षमता है, ये नया बन सकता है। लेकिन रसधानी जो ये निर्जीव संरचना है, इसको मेटाप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटाप्लास्ट कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला है कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। बिल्कुल सही है। कोशिका के आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, तो बिल्कुल सही है। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का समूह को उत्तक कहते हैं। यह गलत है। ठीक है, यह गलत है। अलग अलग नहीं, समान कार्य करने वाले, समान आकृति वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। दूसरा चैप्टर में हम उत्तक के बारे में ही पढ़ना है, तब और डिटेल आप समझ जाइएगा। अभी थोड़ा आपको समझना थोड़ा जरा दिक्कत होता होगा क्योंकि उत्तक के बारे में पढ़े नहीं है। समान आकृति, समान कार्य करने वाले कोशिका का समूह ही मिलकर क्या बनाता है? उत्तक बनाता है। हालांकि इसके अपवाद भी है कहीं कहीं पर, लेकिन प्रायः एक उत्तक में जितने भी कोशिकाएं रहते हैं उनकी शेप और साइज एक समान होती है। उन सभी के कार्य भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो यही क्या है आपका क्या करा? कौन सा एक सही नहीं है? तो सी नंबर में सही नहीं है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती, बिल्कुल ठीक है। हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में आंखों की कोशिका कानों की कोशिकाओं से मेल नहीं खाएगा, कानों की कोशिका छोटी आंत की कोशिका से मेल नहीं खाएगा। हर जगह अलग अलग तरह के कोशिकाएं हैं। अलग अलग कार्य करने वाले अंगों में अलग अलग शेप और साइज और अलग अलग संख्या में कोशिकाएं हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आ जाए दोस्तों। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरल मोजाइक मॉडल, इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं, और यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में जब क्लास लिए थे तो आपको कोशिका झिल्ली के संबंध में दो थ्योरी को हम बताए थे। ठीक है, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक यहां पर है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और दोनों मॉडल एक दूसरे के विपरीत हैं। कोशिका झिल्ली के संरचना के संबंध में जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, कौन मेम्ब्रेन था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था दोस्तों, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता था कोशिका झिल्ली 3 परतों की बनी होती है, ऊपर और नीचे प्रोटीन की परत, जिसमें बीच में लिपिड की परत। कोशिका झिल्ली के स्ट्रक्चर 3 परतों का बना हुआ है, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी मानता है और ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी मानता है, दोनों मॉडल को मानता है। लेकिन जहां यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो पहले आया था, उसके बाद में ये एक प्रकार का मॉडर्न थ्योरी है, ये थोड़ा ओल्ड है। रॉबर्टसन का जो ये थ्योरी था दोस्तों, इसमें यह कहा गया था कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कोशिका झिल्ली के 3 परत में ऊपर का प्रोटीन परत, नीचे का प्रोटीन परत, बीच की जो परत है उसको क्या कहते हैं? बीच में लिपिड का परत होता है। तो ये तो समझ गए आप। आइए इस पर हम बात करते हैं। कर यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है? बिल्कुल सही है, यह मॉडल यही बताता है। दूसरा कर यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। बिल्कुल सही है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। दूसरा भी सही है दोस्तों। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणु के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है। बिल्कुल सही है। यूनिट मेम्ब्रेन में 2 प्रोटीन के बीच लिपिड, लेकिन तरल मोजाइक ठीक इसका उल्टा, इसमें 2 लिपिड के बीच एक यानी गोलाकार प्रोटीन, यानी प्रोटीन का गोल मॉलिक्यूल्स रहता है।
और तीनों ही कठिन दोस्तों सही पूछ रहा है, और तीनों ही कठिन क्या है, चाहिए क्या दिया हुआ। हाँ, तो फॉस्फोलिपिड के अणुओं के परतों के बीच गोलाकार प्रोटीन नहीं दिया हुआ नोट में है? क्या अरे देखिए अभी जो बताया उसके अनुसार सही कीजिए, नोट में सब बात सही है। आगे आते हैं 8 नंबर। नोट में सारा बात सही लिखा हुआ है, घर पर जाकर पीछे समझिएगा। 8 नंबर आइए, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करता है? तो ये कौन करता है दोस्तों? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली करता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। और ये सब संरचना केवल एनिमल में होता है, प्लांट में इस तरह कोई संरचना नहीं होती। और एनिमल में खासकर आपको यूनिसेलुलर में इस तरह की संरचना होती है। जिस तरह बहुकोशिकीय सजीव को चलने फिरने के लिए हाथ और पैर होते हैं दोस्तों, उसी तरह एक कोशिकीय जीव भी स्थान परिवर्तित करते हैं। और इन्हीं सब संरचनाओं के द्वारा किसी में माइक्रोविलाई होता है, किसी में सीलिया होता है, किसी में फ्लैजिला होता है, और इन सब के द्वारा वो गति करते हैं। कौन सूक्ष्मजीव किसको गति करते हैं ये तो तभी पता लगेगा जब सूक्ष्मजीव के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हटा लीजिए थोड़ा। 9 नंबर पाइए, परासरण किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिका झिल्ली, क्योंकि परासरण वही करेगा जो अर्धपारगम होगा, वही ना होगा। और आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति अर्धपारगम होती नहीं, और केंद्रक की जो झिल्ली होती है उसमें जगह जगह जो है छिद्र बने होते हैं, तो वो भी अर्धपारगम की भूमिका को निभा नहीं पाता है। तो ये दोनों तो अर्धपारगम है ही नहीं, तो कौन से परासरण कर पाएगा? तो परासरण की क्रिया किसके द्वारा होती है? कोशिका झिल्ली। और दोस्तों विसरण की भी क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। कोशिका भित्ति की कोई काम नहीं होता परासरण विसरण में, वो सिर्फ मजबूती देने के लिए है पौधों की कोशिका में। आइए 10 नंबर, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट है, 30S तथा 50S। यह भी बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा कि 30-50 जोड़कर 80 होता है, ये अलग बात है, तो वो जोड़ है। यानी 70S राइबोसोम के 2 सब यूनिट है, 30S और 50S, ये याद रखना पड़ेगा। हालांकि जोड़कर 30-50 क्या हो जाता है? 80 हो जाता है। क्या हो जाता है? 80 हो जाता है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके भी 2 सब यूनिट है, 40 और 60S। ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि 70 आपको याद रखना है, 70S राइबोसोम के कितने सब यूनिट? 30S तथा 50S 2 सब यूनिट होते हैं। 80S के कितने सब यूनिट? 40S और 60S होते हैं। इसका मतलब ए भी सही है तो डी गलत है। कर राइबोसोम प्रोटीन और लिपिड के बने होते नहीं, प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। लिपिड जो है वो राइबोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेता है। राइबोसोम का निर्माण जो है प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन और लिपिड से होता है। हालांकि कोशिका का जो अधिकांश आकृति थी वो यही यानी प्रोटीन और लिपिड से ही बनी हुई थी, लेकिन राइबोसोम में ऐसा नहीं है। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। क्लियर है दोस्तों? समझ गए कि समझ गए? 11 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो ये भी दोस्तों नहीं बताए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। ये कौन है? पैरोक्सीसोम। पैरोक्सीसोम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कुछ क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, नौकरी के बाद दिमाग लगाना है। यानी कि ये टर्म आपको हम पढ़ाए नहीं थे, लेकिन ये पढ़ाए थे कि आजकल कुछ और भी नवीन संरचनाओं की जानकारी हुई है।
और उसी नवीन संरचनाओं में ये सब है। ये जो एस्फिरोसोम है इसके बारे में हम बताए थे। इसे पौधे, ये जो है इसको कहते हैं पौधों का लाइसोसोम। पौधों का लाइसोसोम कहा जाता है स्पिरोसोम को। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़े। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? गोल्जी बॉडी है। ठीक है, गोल्जी बॉडी। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? हाँ, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कोशिकीय परिवहन का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी बॉडी द्वारा। परिवहन का मुख्य रूप से कार्य गोल्जी बॉडी भी निभाते हैं, लेकिन परिवहन का कार्य और कौन भी निभाते हैं? और जैसे ही अगर ये पूछ दे कि केंद्रक से कोशिका और केंद्रक से कोशिका द्रव का संबंध होता है केवल किसका? गोल्जी बॉडी पूरे कोशिका द्रव में परिवहन का कार्य करते हैं, लेकिन वो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस से इसका संपर्क नहीं रहता। यानी न्यूक्लियस वाले पदार्थ को कोशिका द्रव में लाने का काम अगर होगा तो वो किसके द्वारा होगा? अंतःपराद्रवी जालिका के द्वारा। दोनों अंतःपराद्रवी जालिका के द्वारा होगा। क्लियर रखिए, कोई दिक्कत? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर चिकनी अंतःद्रव जालिका प्रोटीन के संश्लेषण या स्रवण में भाग लेती है? गलत है दोस्तों। चिकनी जो है वसा के संश्लेषण में भाग लेती है। चिकनी किसके संश्लेषण में? वसा के संश्लेषण में भाग लेती थी। और खुरदुरी जो है लिपिड, खुरदुरी जो है प्रोटीन के परिवहन का कार्य करती थी। खुरदुरी किसका कार्य करती थी? जबकि कार्य खुरदुरी लिपिड का। तो ये भी दोस्तों क्या है? तो ना तो एक सही है ना ही दोनों ही कथन यहां पर क्या है? गलत है। क्लियर हो गया? अगला सवाल पाते हैं। कोशिका का अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड का कहा जाता है। और न्यूक्लिक एसिड पर हम विशेष तौर पर 6 नंबर चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, 6 नहीं 7 नंबर चैप्टर में जब हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेंगे तब न्यूक्लिक एसिड को हम डिटेल में जानेंगे। अभी ये जानिए कि न्यूक्लिक एसिड एक मॉलिक्यूल्स है जो प्रोटीन जैसे बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करता है। या आप कहिए कि प्रोटीन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे ना तो क्या निकलेगा? न्यूक्लिक एसिड निकलेगा। तो प्रोटीन बनाने वाली इकाई है न्यूक्लिक एसिड। इसी को कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है। 16 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक? नहीं, सबसे बड़े अंगक लवक प्लास्टिड है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के सबसे बड़े अंगक है, लेकिन जंतु कोशिका के तो एक तरह से कहिए कि ये 50-50 सही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका के सबसे बड़े अंगक है। वहीं जब हम पौधों की कोशिका की बात करते हैं तो पौधों की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लास्टिड भी है, और प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से काफी बड़े होते। तो पहला देख, हरित लवक को, ये गलत है, गलत करिए इसमें। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों? तो हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसलिए होती है कि हरित लवक में ही क्लोरोफिल अणु मौजूद है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करेगा। तो दूसरा तो सही है दोस्तों। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। 2 और 3 बिल्कुल सही है। एक गलत है। कोशिका का सबसे बड़ा अंगक हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका के सबसे बड़ी इकाई है। 17 नंबर दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जीन को आनुवंशिक इकाई। बिल्कुल, दोनों कथन क्या है? हाँ,
ध्यान दीजिए एक बात कि आप ये नॉर्मल देखोगे कि माता पिता के गुण उनके बच्चों में जाते हैं। आप ये समान रूप से देखे होंगे कि जिनके माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे कद के होते हैं। जिनके माता पिता नाटे कद के होते हैं उसकी लंबाई भी अपेक्षाकृत उसी के अनुपात में होता है। अर्थात माता पिता के गुण उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं और माता पिता के गुण जो संतानों में स्थानांतरित होते हैं उसे कहते हैं आनुवंशिक गुण, या ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण कहते हैं। और आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? जीन करता है। आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? जीन करता है। और ये जीन जो होते हैं डीएनए के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? डीएनए के भाग होते हैं। डीएनए कहां होते हैं? डीएनए होते हैं कहां पे? गुणसूत्र में, यानी कि क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम कहां होते हैं? सेल के न्यूक्लियस में, और प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में। तो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स के खंड को ही या पार्ट को ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये जीन ही आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, और इसमें डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ और जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं है? कभी आदमी कंफ्यूज कर जाता है, क्या है जीन, क्या है डीएनए, हम नहीं जानते। गुणसूत्र कहाँ है? गुणसूत्र क्या होता है अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो चारों स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माता पिता के गुणों को उनके संतानों में जो स्थानांतरित करता है गुण को, वो कौन है? जीन ही ले जाते हैं। और ये जीन किसका भाग है? डीएनए एक मॉलिक्यूल से अणु है, और इस अणु से निर्मित है क्या? गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम कहां रहते हैं? क्लियर हो गया? बात समझ गए? दोनों कथनियां क्या है? सही है। 18 नंबर, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी बॉडी द्वारा नहीं किया जाता है? ये अंतः कोशिकीय पाचन का काम लाइसोसोम का है, गोल्जी बॉडी का नहीं है। ये तीनों काम तो आप बहुत अच्छी तरह समझाए थे कि पैकेजिंग, स्टोरेज, सेक्रेशन का कार्य होता है, लेकिन अंतः कोशिकीय पाचन का कार्य किसका है? लाइसोसोम का। ये कार्य गोल्जी बॉडी का नहीं है। आइए अगला प्रश्न पर। निम्न लिखित कथनों में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? पहला है कोशिका का पावर हाउस दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बिल्कुल है। सबसे बड़ा अंग लवक है, हाँ, लेकिन जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, यानी एबीसी सही है, तो इसका मतलब डी गलत है। नहीं भी याद है तो अब डी होगा आंसर। क्या? पेलेट कण जो है राइबोसोम को कहा जाता है। किसको? आपको बताए थे कि राइबोसोम का खोज सबसे पहले जंतु की कोशिका में, एनिमल सेल में पेलेट के द्वारा किया गया था, और पेलेट के द्वारा खोजने के कारण राइबोसोम को क्या कहा जाता है? पेलेट कण। और याद रखिएगा, लवक कोशिका की अगर सबसे बड़ी कोशिका अंगक है तो राइबोसोम सबसे छोटी है, यानी इसका भी रिकॉर्ड है। और राइबोसोम का एक रिकॉर्ड और याद रखिएगा कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंगक होते हैं ना, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया लवक में तो डबल डबल मेम्ब्रेन होता है। एकमात्र आकृति सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम का है, जो सबसे छोटा तो है ही, और सबसे इसके ऊपर कोई झिल्ली भी नहीं है। और काम दोस्तों इतना सॉलिड कि अगर आप इस पृथ्वी पर जो सजीव की उत्पत्ति के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें बड़ी भूमिका है।
क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। और इस पृथ्वी पर दोस्तों तब तक कोई जीव उत्पत्ति नहीं लिया जब तक कि इस पृथ्वी पर प्रोटीन नहीं बन गया। जब हम जीवों के विकास के क्रम को पढ़ेंगे ना, तब आपको बताएंगे कि जीवों की उत्पत्ति से पहले प्रोटीन का निर्माण इस पृथ्वी पर होना आवश्यक था, और प्रोटीन निर्माण होने के बाद ही जीवों के उत्पत्ति का मार्ग इस पृथ्वी पर खुला। कैसे, तो चैप्टर पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। आगे बढ़ते दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? अर्ध स्वायत्त का मतलब हुआ कि कोशिका के अंदर जो कार्य होगा उस पर केंद्रक की निर्भरता ना हो, या हो भी तो बहुत कम हो। आप जानते हैं कि कोशिका अंगक जितने भी है, जितने भी सेल ऑर्गेनल है, वो सभी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, और उनके कार्यों पर कोशिका के केंद्रक का नियंत्रण है। और जिन्हें नियंत्रण बहुत कम मिल रहा है केंद्रक से, या कहिए कि जो अपने आप में कंट्रोलिंग पावर हासिल किए हुए हैं, ऐसे ही कोशिका अंगक को हम क्या कहते हैं? और अर्ध स्वायत्त कोशिकांग वही हो सकता है जिसके पास अपना डीएनए हो, क्योंकि हमारे शरीर में एकमात्र अणु डीएनए है जो इतना काबिल है कि स्वयं अपना निर्माण कर सकता है। और हमारे शरीर में ही नहीं, ब्रह्मांड में ही ले लीजिए, बड़ी गजब का मॉलिक्यूल्स है दोस्तों। ये ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कहीं सजीव है, क्योंकि इसे कुछ प्रोटीन का सहायता मिल जाए डीएनए को, तो क्षमता है कि डीएनए अपने जैसा क्या करेगा, नया डीएनए बना लेगा, फिर वो नया नया बनाने लगेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स जिस कोशिका अंगक में है वो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, वो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। और ये दोनों है, हरितलवक के पास भी है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर, समझ रहे कि दोस्तों? एक भी क्वेश्चन को इसके बाद दोस्तों क्लास समाप्त होने के बाद आप सेल का डाउन हो जाएगा, डाउन। पटना में किसी को औकात नहीं होगा सेल के बारे में प्रश्न पूछ दे, आपसे ना बने। 21 नंबर, अरे हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। 21 नंबर दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? गोल्जी बॉडी का तो अभाव रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अभाव रहता है, अंतःप्रद्रवी जालिका का अभाव रहता है, हरितलवक का भी अभाव है, लेकिन डीएनए रहता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए है और यूकैरियोटिक में भी डीएनए है। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर यह है कि प्रोकैरियोटिक वाला के डीएनए में प्रोटीन नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक वाला के डीएनए में प्रोटीन ऐड है, लेकिन डीएनए दोनों ही कोशिका में है। तो यानी कि एक है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा कि नहीं होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते? तो लवक भी है, कोशिका भित्ति भी है, अब बड़ी रिक्तिका जिसको हम वैक्यूल बोले थे दोस्तों, यानी क्या होगा इसका आंसर, डी। ये तीनों ही कोशिका अंगक है, पौधे में है लेकिन जंतु में। क्लियर हो गया? 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे के कोशिका में नहीं पाए जाते? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एनिमल या ह्यूमन सेल में है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। बाकी ये तीनों जो है दोनों में होता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, याद ही है आपको? कोशिका सिद्धांत के अनुसार
कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता, मुख्य क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक। इसे हम कोशिका का ब्रेन कहते हैं। ये न सिर्फ कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पर कंट्रोल रखता है, बल्कि कोशिका के अंदर होने वाले समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्रक का होता है। किसका होता है? केंद्रक। आगे आते हैं। 26 नंबर है, निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग, स्टोरेज, सेक्रेशन, ट्रैफिक कंट्रोलर, इन सब कार्य करने के अलावे ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता था, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता था और लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। याद रखिएगा आप। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? तो स्वयं का डीएनए यह भी रखता है और जिसके पास डीएनए है वो प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है, जिसके पास डीएनए वो अपनी खुद की प्रतिकृति बना सकता है। यानी समझिए ना, कोशिका के अंदर एक और कोशिका की संज्ञा दी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया को, हरित लवक को। 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। बिल्कुल सही है। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोनों ही कथन क्या है? सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? यह गुण किसमें है? माइटोकॉन्ड्रिया में है। जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर को, तो कोशिकाओं की स्थित माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बढ़ जाती है और उसमें एटीपी के निर्माण दर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता आवश्यक रूप से कम पड़ जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार क्या होता है और एटीपी के निर्माण दर भी क्या हो जाती है? घट जाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका, हालांकि इसकी लंबाई सबसे बड़ी होती, ठीक है, लेकिन अगर एक प्रश्न आ जाए और प्राप्त ऑप्शन में सबसे सटीक क्या है तो क्या दीजिएगा? सी ही दीजिएंगे तो सबसे बड़ी कोशिका देंगे। अनियमित कोशिका तो है नहीं, नियमित कोशिका है। एक प्रारूपिक कोशिका यानी कि कोशिका बनने के लिए न्यूनतम से न्यूनतम किसकी आवश्यकता है? साइटोसोम। और साइटोसोम क्या है समझ गए? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? साइटोसोम कहते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? और प्लस उसमें केंद्रक जोड़ दीजिएगा तो कोशिका नहीं बन जाएगा। तो एक प्रारूपिक कोशिका, एक फंक्शनल सेल, इसको हिंदी में फंक्शनल सेल कहेंगे, यानी कि कार्य करने योग्य सेल या जीवित सेल बनने के लिए न्यूनतम क्या चाहिए? तो साइटोसोम और केंद्रक। क्या इससे केवल कोशिका निर्मित हो सकता है? नहीं हो सकता। केंद्रक ब्रेन ही नहीं डालिएगा तो कैसे हो सकता? अब कहिएगा प्रोकैरियोटिक तो इस तरह का हो ही सकता नहीं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक रहते हैं लेकिन झिल्लियों से घिरे नहीं होने के कारण उसे वास्तविक केंद्रक की संज्ञा नहीं दी जाती है। क्या कोशिका द्रव और केंद्रक से केवल कोशिका बन सकता है? बन सकता है, लेकिन वो प्रारूपिक यानी फंक्शनल नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शनल होने के लिए कोशिकाओं की जरूरी है, वो कार्य करेगा तभी कोशिका जिंदा रहेगा। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक इससे भी नहीं बन सकता है जी, कोशिका द्रव है ही नहीं। तो सबसे सटीक आंसर क्या है? डी। 32,
सेंट्रोसोम किस में भाग लेता है? कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है किससे? अंतःप्रद्रवी जालिका से। इसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र ये अंदर से कोशिका को एक निश्चित आकृति देने का काम करता है। 70 एस राइबोसोम किसमें? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। रंगीन लवक किसको कहा जाता है? हाँ, श्वेत लवक ल्यूकोप्लास्ट को, हरित लवक कोलोप्लास्ट को, यानी अंग्रेजी नाम है सिर्फ। ग्रेनम किसमें पाया जाता है जी? कोलोप्लास्ट। कोलोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम बताए थे आपको। कोलोप्लास्ट में एस्ट्रोमा, ग्रेनम, थैलेक्वाइड और कोलोरोफिल, ये 4 रचनाएं हम पढ़े थे। भूल गए तो एक बार फिर से देखिएगा, याद कीजिएगा या संरचना को पढ़िएगा। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन का मतलब हुआ लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ? लिपिड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है राइबोसोम, यही प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इसको सहायता प्राप्त होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे बढ़ गया जी ना। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे तो टेंशन नहीं लेना है, जेनेटिक्स वाला चैप्टर में पढ़ना डिटेल में क्रोमोसोम। आप देखिएगा 14 नंबर में जेनेटिक्स होगा बायोलॉजी में, उसमें हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्रोमोसोम का टोटल संरचना। अभी आप सीधा याद रखिए कि क्रोमोसोम की आकृति जो क्षार के समान होती है। क्रोमोसोम की आकृति किसके समान? इसके दोनों अंतिम सिरे को क्या कहा जाता है? टेलोमियर कहा जाता है। दोनों अंतिम सिरे को, इसको भी और इसको भी, इसको क्या कहा जाता है? टेलोमियर कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। और याद कीजिए बैक्टीरिया किस कोशिका से बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक से। बैक्टीरिया किसके बने होते हैं? और जब बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक से बने होते तो इसमें क्या प्रोकैरियोटिक से सारा गुण मौजूद होगा कि नहीं होगा? यानी इसमें ही आपका केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। अंतःद्रव जालिका केंद्र है। अंतःद्रव जालिका अगर केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। दोस्तों, पूरे कोशिका द्रव में सबसे अधिक संख्या खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका की होती है, अर्थात वो अंतःप्रद्रवी जालिका जो इस पर राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम को ये कोशिका द्रव में बहुत ज्यादा स्थान अवेलेबल कराते हैं और वो अधिक से अधिक प्रोटीन संश्लेषण कर पाते हैं। यानी कि अगर अंतःप्रद्रवी जालिका का केंद्र किसका केंद्र है, तो अगर देखें तो यह मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का ही केंद्र है, क्योंकि अधिकांश राइबोसोम कोशिका द्रव में इसी के सतह पर रहकर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसका आंसर बसा नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण। क्लियर है? निम्नलिखित में किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है? सेंट्रियोल। दोस्तों, सेंट्रोसोम के भीतर के गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। और आप जानते हैं कि सेंट्रोसोम जो है वो जंतु के कोशिका में है, पौधे की कोशिका में। तो पौधे की कोशिका में और जंतु की कोशिका में अंतर करने के लिए सेंट्रोसोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है। और जिसमें सेंट्रोसोम नहीं है तो उसमें सेंट्रियोल होगा। तो इस आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं। लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? पाचक एंजाइम जमा रहता है।
और इस पाचक एंजाइम को इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इस पाचक एंजाइम को अंग्रेजी में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो कहीं पर अगर ये पाचक नहीं रहे तो हाइड्रोलाइटिक होगा, वो ही उसका आंसर होगा। क्लियर है? समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे आते दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया के दीवार बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड और प्रोटीन से, लिपोप्रोटीन से। ऑनलाइन भी चल रहा है क्या? ओ चलिए दोस्तों, 45 नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, तो ये हम पढ़ लिए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो दोस्तों श्वसन होता है, क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और श्वसन के दौरान जो ऊर्जा बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। और न सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है बल्कि एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित भी जो रहता है वो कहां रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पोलिसोम, पोलिसोम के बारे में अभी तक इतना पढ़े थे कि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम 3 तरह से था। अकेले अकेले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर, और कोशिका द्रव्य में कहीं कहीं पर राइबोसोम गुच्छे में रहते हैं। ठीक है? कहां कैसे रहते हैं? गुच्छे में। 3 तरह से। सबसे ज्यादा राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका के सतह पर ही रहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में रहने वाले गुच्छे वाले राइबोसोम को ही क्या कहते हैं? पोलिसोम कहते हैं। यानी जो राइबोसोम गुच्छे में होते हैं उसे पोलिसोम कहते हैं। और अगर राइबोसोम अगर गुच्छे में कोशिका द्रव्य में है तो निश्चित रूप से कई राइबोसोम को बांधने वाली कोई इकाई होगी जो उसको बांधा होगा, तब जाकर वो गुच्छा बना होगा। तो वो बांधने वाली इकाई क्या है? यानी राइबोसोम और एमआरएनए। एमआरएनए वो धागा है जो राइबोसोम को बांधकर गुच्छा बनाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? पोलिसोम कहते हैं। अब आरएनए क्या है दोस्तों? तो जिस तरह डीएनए एक मोलिक्यूल्स है उसी तरह आरएनए भी एक मोलिक्यूल्स है। और आरएनए मोलिक्यूल्स 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरआरएनए और आरआरएनए। तो अभी फिलहाल आप इतना तो याद रख ही सकते हैं ना कि राइबोसोम को गुच्छे में बांधने वाला इकाई या बांधने वाला मोलिक्यूल्स कौन है? एमआरएनए। यानी कि राइबोसोम और एमआरएनए को सम्मिलित रूप से ही हम क्या कहेंगे? या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम बिखरे हुए गुच्छों में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते दोस्तों? पोलिसोम कहते। कोई दिक्कत है? जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तब कहीं के लगता है कि एटीपी हो सकता है, एटीपी नहीं होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। ठीक है? जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बोर्ड भी इस प्रश्न को पूछकर ए ही आंसर दिया है। ठीक है? इसलिए आंसर ए होगा। आप कंफर्म रहिए, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी दोनों रहे तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एवं निकोलसन ने। रॉबर्टसन का भी नाम है दोस्तों, रॉबर्टसन। ये डेप्सन उसमें शामिल नहीं है। अगर रॉबर्टसन को देखिए तो ये दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये भी कोशिका द्रव्य के संरचनाओं में है, कोशिका झिल्ली के संरचनाओं के संबंध में है। आगे बढ़ जाए। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, बिल्कुल। जंतु कोशिका में भी नहीं पाई जाती है, अमीबा में भी नहीं पाई जाती है, यूग्लिना में भी नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, पादप मतलब पौधे के कोशिका में पाई जाती है। और फंगी में भी पाई जाती है। किसमें? फंगी में। जीवाणु में भी पाई जाती है। किसमें? जीवाणु में भी पाई जाती है। अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या था? खाद्य पदार्थों का ये 50 तक में कोई दिक्कत है? एक बार देख लीजिए दिक्कत है तो।
अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पुरकिंजे ने किसको खोजा था दोस्तों? जीव द्रव को, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। अब पुरकिंजे ने न सिर्फ जीव द्रव को खोजा था, बल्कि जीव द्रव को जीव द्रव नाम देने वाले भी कौन है? पुरकिंजे। तो ये प्रश्न पूछते कि जीव द्रव शब्द का उपयोग कौन किया सबसे पहले, तो उसका भी आंसर क्या होगा? पुरकिंजे। जीव द्रव सम्मिलित रूप से होता है। एक तो आपको बताया कि कोशिका के सबसे बाहरी भाग क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए ना बात को? अब आप ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली के भीतर जो है केंद्रक, कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव में उपस्थित भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकांग है और केंद्रक है। यानी जीव द्रव के अंतर्गत कोशिका द्रव भी शामिल है। कोशिका द्रव के में जो भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकांग है वो भी शामिल है और केंद्रक भी शामिल है। तीनों शामिल है। कौन होगा आंसर? इसमें सबसे परफेक्ट आंसर कौन है? क्लियर? हाँ, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और या लिपोप्रोटीन या लिपो। पौधे के कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता कौन? क्योंकि सेलुलोज से दोस्तों कोशिका भित्ति बनी होती है। सेलुलोज से क्या बनी होती है? और कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति जो है वो पौधे के कोशिका को मजबूती प्रदान करते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते, झिल्ली युक्त कोशिकांग यूकेरियोट में, और प्रोकैरियोटिक में तो कोशिकांग पाए ही नहीं जाते हैं। एक राइबोसोम पाए जाते हैं तो उस पर कोई झिल्ली होती ही नहीं, या वो भी छोटा 70S वाला पाए जाते। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती किसमें? वायरस में तो कोशिका ही नहीं होती है, तो झिल्ली तो छोड़िए। इसका आंसर क्या होगा? जीवाणु। जीवाणु में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं है, लेकिन कोशिका भित्ति है, लेकिन कोशिका झिल्ली। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक का एक बात और याद रखना है दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। हालांकि पौधे की कोशिका भित्ति की तरह वो सेलुलोज की बनी नहीं होती है, लेकिन होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, और झिल्ली युक्त कोशिकांग का तो बहुत ही अभाव होता है। एक भी नहीं होते। एक कोशिकांग राइबोसोम होते हैं तो उसके ऊपर भी कोई झिल्ली। तो इसका आंसर जीवाणु होगा, वायरस नहीं होगा, क्योंकि वायरस में तो कोशिका ही नहीं होते। ठीक है, ध्यान दीजिए। कभी कभी दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, अब तो छोर में नहीं लगता योग की नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि इसके तुलना में ये सर्वश्रेष्ठ है, और परीक्षा में कहता है कि 4 विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करें तो सबसे ज्यादा सही हो। क्लियर है? हो सकता है कि एक का 2 आंसर है, तो आप में 2 आंसर में सर्वश्रेष्ठ का चयन करना, और यहां पर 2 आंसर में सर्वश्रेष्ठ का चयन कौन होगा? जीवाणु होगा। चलिए 57 नंबर। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं कौन? राइबोसोम।
वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण में कौन भाग लेता है? चिकनी ईआर, बिल्कुल स्मूथ ईआर। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, इसके निर्माण में लिपिड भाग नहीं लेते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो नहीं पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी, और दोस्तों मानव के शरीर में जो आरबीसी है वो है तो यूकैरियोटिक कोशिका, लेकिन इस आरबीसी के अंदर में भी वास्तविक केंद्रक प्रमुख कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका होकर भी आरबीसी एकदम मिलता जुलता है किससे? प्रोकैरियोटिक से। अर्थात हमारे ब्लड के जो आरबीसी कोशिका है उसमें भी केंद्रक नहीं है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, या कहिए आरबीसी में भी, आरबीसी सेल्स में भी राइबोसोम को छोड़कर 70S राइबोसोम को छोड़कर और कुछ है ही, केंद्रक भी नहीं है। क्लियर है? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल किसको कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? और साइनोबैक्टीरिया किससे बना हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी इन तीनों में ही गोल्जी बॉडी नहीं होते, इन तीनों में ही गोल्जी बॉडी नहीं होते। क्लियर है? समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना कौन है? आपको याद है कि बताए थे कि गोल्जी बॉडी की संरचना मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान होता है। अगर कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल्जी बॉडी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में गोल्जी बॉडी मुड़े हुए छड़ के समान दिखाई पड़ता है। और इस बात को हम जाने थे कि आगे चलकर दो वैज्ञानिक, एक का नाम था डाल्टन और दूसरा का नाम था फेलिक्स। डाल्टन और फेलिक्स ने गोल्जी बॉडी के उस मुड़े हुए छड़ को सिस्टर्नी नाम दिया। क्या नाम दिया? तो आप मुड़े हुए छड़ का गुच्छा कह लीजिए या सिस्टर्नी का समूह कह लीजिए, आंसर क्या होगा? गोल्जी बॉडी होगा। आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन यानी पैकेजिंग, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक पदार्थ को किसी दूसरे में बदल डालना, पैकिंग और इतना भारी भरकम काम किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। आप जानते ही हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न इससे पहले हम देख चुके हैं। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? जिसने खोजा वही सबसे पहले देखा। क्या? तो आपसे ये भी पूछता है कौन सबसे पहले खोजा, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। कब मिला हुआ वो बात भी हम नोट में दिए हुए हैं। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन है? लाइसोसोम है। कौन है? और ये जीवाणु और वायरस से इसलिए सुरक्षा दे पाता है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर पावरफुल एसिड होते हैं, पावरफुल एसिड, जिससे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सॉरी एंजाइम होते हैं, एसिड बोल रहे थे। आगे आते दोस्तों, क्रिस्टी कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखे थे, इस तरह था, और नीचे में जो उंगली के समान स्ट्रक्चर था, क्या था? उंगली के समान जो स्ट्रक्चर था, इसे ही क्या बोले थे? क्रिस्टी बोले थे। क्रिस्टी, और क्रिस्टी में बहुत ही श्वसन को कंप्लीट कराने वाला एंजाइम सब रहता है। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। रंगहीन है, रंगहीन को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। कोलोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है?
एस्ट्रोमा कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर के गुहा को मैट्रिक्स कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। हालित लबक के भीतर के गुहा को यानी कैविटी को एस्ट्रोमा और माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन कहा गया है। कोशिका कला यानी कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कोशिका कला भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो कह रहा है कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होता है, इंग्लिश में सेमी परमेबल कहते हैं इसको। ठीक है, अर्ध पारगम कहिए या वर्णात्मक पारगम कहिए या सेमी परमेबल कहिए, तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो बात समझ गए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होती है क्यों? कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होती है क्यों? तो यह कुछ अणुओं को अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को क्या कर देती है? अर्थात यह अपने से होकर न तो सभी अणुओं का संचलन होने देती है, न ही अपने अंदर सभी अणुओं का संचलन होने देती है। और यही खास गुण होने के कारण हम इसे वर्णात्मक पारगम कहते हैं या अर्ध पारगम कहते हैं या इंग्लिश में सेमी परमेबल कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए दो जगह मिलता है, एक हरित लबक में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। एक हरित लबक में, दूसरा निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम। कौन है? कैल्शियम। अब इसे भी याद रखने वाला तथ्य दोस्तों, कुछ प्रश्न को डायरेक्ट रट लेना पड़ेगा, नहीं रटिएगा तो क्या होगा? तो बहुत आदमी रटने के लिए तैयार है, आप नहीं रटिएगा तो लाइन से हट जाइए। ठीक है। 72 निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? देखिए कोशिका झिल्ली को भी क्या कहते हैं? तो यहां देखिए दोस्तों दोनों आंसर होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। अब कहिएगा परीक्षा में आ जाएगा तो क्या करेंगे? ठीक है, जो हम किए वही करेंगे जाए। ठीक है, यानी क्वेश्चन बाद में कैंसिल होगा क्या? अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो ये कैंसिल होने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? यहां दोनों होगा और इस तरह का प्रश्न तो परीक्षा में आना नहीं चाहिए। अगर आ भी गया तो दोनों आंसर होगा। ठीक है, 73 नंबर वैसे आएगा नहीं, आएगा नहीं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा लेकिन इससे पहले के एग्जाम आया हुआ था वो क्वेश्चन बैंक का ही प्रश्न था दोस्तों। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना 80% प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से, यानी भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, वो सारा एक जगह आपको करके दे दिए कि भटकना नहीं पड़े। अभी आपको 3-4 बुक खरीदना पड़ता है तैयारी के लिए। लूसेंट खरीदिए, फिर घटना चक्र खरीदिए, फिर ICS का क्वेश्चन बैंक खरीदिए, तब पूरा GS रटिए। अब मेरा जो है एक के नोट में एक तीर में सारा शिकार क्लियर। हाय हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, हल्ला चकना पड़ता। ठीक है, हाँ हल्ला मत करिए, हल्ला से गंभीरता खत्म हो जाती है। और पढ़ाई दोस्तों मजा लेने का चीज नहीं है कि आप मजा लेकर पढ़िएगा। बोलिए आस्था आराम से पढ़िए। ठीक है, 73 कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? आइए देखते पढ़ते हैं। कह कि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है। छोटी आंत के कोशिका का आकार जो इस तरह की होगी जो भोजन को पचाने के लिए सहूलियत प्रदान करे। आंखों के रेटिना के कोशिका इस तरह होगी जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बने तो उसे वो अच्छे से कैच कर सके। तो ये बिल्कुल सही है कि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं की आकृति भी अलग अलग होते हैं। तो पहला सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। बिल्कुल सही है। और हमारे ही शरीर के ब्लड में WBC
हमारे ब्लड के जो WBC है उसकी आकृति निश्चित नहीं है, पल पल बदलते रहती है। अब प्रोटोजोआ में एक अमीबा नाम का सूक्ष्म जीव है जो प्रोटोजोआ ही है, उस अमीबा की आकृति भी हमेशा एक जैसे नहीं होती है, पल पल बदलते रहती है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। तो ऐसे कई कोशिका हैं दोस्तों जिसके आकार बदलते रहते हैं, निश्चित आकार के नहीं होते। सी नंबर, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये कीड़ा कहां से आ गया? कीड़ा कहां से आ गया? चलिए दोस्तों, कुछ कोशिका, ये भी सही है, ये भी क्या है, ये भी सही है। अभी भी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल सही। हर कोशिका में कार्य करने की अपनी क्षमता है। कोई एक कोशिका दूसरे कोशिका के कार्यों को संपन्न नहीं कर सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर ए भी सही है तो डी क्या है? गलत है। अब नहीं भी जानते तो गलत है। क्या कर सभी देह ऊतकों में, यानी देह मतलब शरीर, शरीर में जितना भी ऊतक है सब में एक ही कोशिका नहीं जी, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग ऊतक भी होते हैं। और एक प्रकार के ऊतक में समान कोशिकाओं के आकृति और कार्य करने वाले कोशिका आता है। अलग अलग ऊतक में कोशिका की आकृति अलग अलग होती है दोस्तों, तो डी गलत है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। क्या है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजिकल सेंटर कहां पर है? हैदराबाद। यहां सेल से संबंधित रिसर्च होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? कोशिका का जीवित अंश, जीव द्रव के बारे में एक बार और डिस्कस किया, बताइएगा इसमें क्या होगा? इसमें बताने का जरूरत है नहीं ना है? अगर केंद्रक नहीं है तो केंद्रक द्रव तो हो ही सकता है। जीव द्रव के अंतर्गत वो सभी भाग आते हैं जो कोशिका झिल्ली के भीतर में है, यानी कोशिका झिल्ली नहीं आते हैं, भीतर का सब कुछ को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। तो उस पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है? डी है कि नहीं है? सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र ओफियोग्लोसम में पाए जाते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना है। और ओफियोग्लोसम में 630 पेयर होता है। और ओफियोग्लोसम एक प्लांट है। क्या है? अब तक वैज्ञानिकों ने जितने पौधों को खोजा है और जितने जंतुओं को खोजा है, उन सभी में सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला जो सजीव है वो एक पौधा है जिसका नाम ओफियोग्लोसम है, जिसमें 630 यानी कि 1260 क्रोमोजोम होते हैं। इतनी ज्यादा में किसी और में क्रोमोजोम नहीं पाया जाता है, या पाया जाता भी होगा तो वैज्ञानिकों ने अब तक उसका खोज नहीं कर पाए हैं। खोजे गए समस्त जीवों में सबसे ज्यादा किसमें है? ओफियोग्लोसम है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। किसमें? और प्रोकैरियोटिक से ही बना होता है कौन? जीवाणु। प्रोकैरियोटिक से ही बना होता है कौन? जीवाणु बना होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नॉल एवं रस्का ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का खोज जेड जॉनसन, एच जॉनसन, याद है कि नहीं? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का खोज जेड जेंसन और एच जेंसन ने किया था। उसके बाद यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। और आगे चलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज नॉल एवं रस्का ने किया था। अंतः प्रद्रव्य जालिका के खोजकर्ता कौन है? हालांकि खोजकर्ता में 3 है, पोर्टर, क्लाउडे और फूलम। पोर्टर, क्लाउडे और, लेकिन उन 3 नाम में फिलहाल एक ही नाम है आपके पास, तो निश्चित तौर पर आंसर क्या होगा? पोर्टर ही होगा, दूसरा हो नहीं सकता।
गुणसूत्र शब्द प्रदान कौन किया था? वाल्डेयर ने। और ये जो हाफ मिस्टर है दोस्तों, ये गुणसूत्र के खोज करता है। गुणसूत्र जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ये हाफ मिस्टर गुणसूत्र की खोज की थी और हाफ मिस्टर ने गुणसूत्र का खोज करके इसका नाम न्यूक्लियर फिलामेंट रखा था। इसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लियर फिलामेंट। और न्यूक्लियर फिलामेंट का नाम बदलकर वाल्डेयर ने क्या रख दिया? क्रोमोसोम दिया। तो ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र के खोजकर्ता के बारे में पूछे तो आंसर क्या होगा? और गुणसूत्र नाम देने वाले कौन होगा? कौन होगा? वाल्डेयर। कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? वैगनर के बारे में नहीं पता है दोस्तों। 82 आते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होगा। हालांकि कोशिका भित्ति भी एक निश्चित रूप प्रदान करती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो केवल किसमें होता है? लेकिन कोशिका झिल्ली की जब हम बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली सभी कोशिका में होते हैं। पौधे में भी होते हैं और जंतु में भी होते हैं। पौधे में भी होते हैं और जंतु में होते हैं। क्लियर? कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है दोस्तों? इतना बात अगर जरा सा भी आप याद होगा, फर्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस किए थे। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है ना जी? रिपीटेड है ना? इसका मतलब है 2 बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा है, इसीलिए 2 बार है। अरे हल्ला मत करिए, हल्ला हल्ला काहे करने लगे? गजब स्थिति दोस्तों। मैट्रिक इंटर न है कि फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाएंगे। सवाल नौकरी का, इसलिए गंभीर बना रहिए। 86, ठीक है, 86 एकदम गंभीर बना रहिए दोस्तों। जिंदगी का सवाल है, नहीं है? यहां गंभीरता गई तो जिंदगी में बहुत बड़ा दांव लग जाएगा। ये बात अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में समझ आएगा, बड़ी कष्ट होगा। हमको हो रहा है इसलिए बता रहे हैं। 86 नंबर, 86 नंबर। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन के दौरान ही एटीपी में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट जड़ों की कोशिका में, लेकिन ध्यान दीजिए, ल्यूकोप्लास्ट पौधे के उन भागों की कोशिका में रहते हैं जो भाग सूर्य के प्रकाश से दूर होते हैं। जड़ों के कोश, जड़ ही मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से दूर होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कुछ भूमिगत तनाव होते हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक। आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक ऐसे तनों हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं, और इन सब भूमिगत तनों में भी क्या पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लियर है? फूल और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट। होनोप्लास्ट कुछ नहीं होता जी। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आपको पता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्लियर हो गया था ना? हाँ। अगला, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहते हैं?
पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण। दोस्तों पादप कोशिका पूछ रहा क्या होगा? कोशिका भित्ति। अजंतु कोशिका पूछेगा तो जंतु कोशिका पूछेगा तो कोशिका झिल्ली। कोई दिक्कत है? दे रहा हूं मैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? प्रोटीन संश्लेषण राइबो सोम। ये लगता है 2-3 बार हो गया। होता है कभी कभी दोस्तों, क्या क्वेश्चन का कलेक्शन करने में जो है ना 3-4 बुक से जब क्वेश्चन कलेक्शन किया जाता है तो कभी कभी छटने में हो जाता है कि एक प्रश्न 2 बार आ गया। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है 2 बार आ गया। निम्नलिखित में कौन सा बड़ा कोशिकांग है? ये यहां देखिए, ये दोस्तों मिस प्रिंट है, यहां लिखिए प्लास्टिड। आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्लास्टिक को काट कर कीजिए क्या, तब आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाँ हो गया। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो श्वसन नहीं होगा। श्वसन का मतलब क्या होता है? हाँ, हम जो भोजन करते हैं वो अंततः ग्लूकोज में पच जाता है। ऊर्जा तब हमें प्राप्त होती है जब श्वसन में आने वाले ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज अर्थात भोजन का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है। तो ऑक्सीकरण ही रुक जाएगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मुख्य रूप से राइबोसोम पर ही निर्भर है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? सेंट्रियोल। एक लो को काट दीजिए। सेंट्रियोल। सेंट्रोमियर दोस्तों गुणसूत्र में पाए जाने वाली एक संरचना है सेंट्रोमियर। तो ध्यान रखिए, मिस्टेक से सेंट्रोमियर ने मार दीजिएगा। सेंट्रोमियर दोनों की कोशिका में रहता है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का पार्ट है। क्रोमोसोम के कौन सा पार्ट है? तो दोस्तों जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हम क्रोमोसोम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। एक लोग को काट दिए, और ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी देख चुके, याद है आपको? सेल नाम किस जैव वैज्ञानिक ने? रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, और खोजा भी इन्होंने ही था। और ये बताए थे सेल एक लैटिन वर्ड है, क्या है? जिसका अर्थ होता है छोटा। आइए आगे। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डीएनए डबल हेलिक्स प्रारूप वाटसन और क्रिक ने। अब ध्यान दीजिए, डीएनए के बारे में भी हम नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए कि नहीं पढ़े, छूट गया, छूटा नहीं है। गुणसूत्र से रिलेटेड जितना भी चीज है, ठीक है, गुणसूत्र से रिलेटेड जितना भी चीज है, चाहे वो जीन हो, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो क्रोमोसोम, सब जीनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यानी जीव द्रव के बिना आप किसी भी सजीव के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह कथन किसका है? हक्सले का। किसका है? जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खोजकर्ता भी कौन है? पुरकंजे। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं रहते। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें है? जीवाणु में, इसमें नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन को क्या कहते हैं? भीतरी वलन को, हाँ, वलन को क्रिस्टी कहते हैं। गुहा को मैट्रिक्स कहते हैं। गुहा को क्या कहते हैं? वलन को क्रिस्टी। कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम होती है। पारगम मतलब सभी पदार्थ अंदर बाहर आ जा सके, तब ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? पारगम कहते हैं। जब कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ जा सके तब उसे क्या कहते हैं?
अर्धपारगम को ही क्या कहते हैं? चयनात्मक। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन। लाइसोसोम का कार्य क्या है? पाचन। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन? लवक। प्लास्टिड। ये प्लास्टिड केवल पौधे की कोशिका में। प्रोग्राम सेल डेथ, इसको थोड़ा समझिए। देखिए, सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति कोशिका विभाजन के दौरान होता है। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति कोशिका विभाजन के दौरान होता है। और सभी कोशिका की अपनी एक आयु होती है। उस आयु के बाद वो कोशिका स्वतः ही नष्ट हो जाती है। आप समान रूप से पढ़े होंगे कि आरबीसी की जो लाइफ होती है 120 दिनों की होती है। 120 दिन के बाद वो क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाते हैं। तो कोशिका प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं, प्राकृतिक रूप से मरते रहते हैं। लेकिन जब कोशिका को कृत्रिम तरह से या बाहरी किसी फैक्टर के द्वारा कोशिका को जानबूझकर खत्म किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब हुआ कि हम बाहरी कारकों के द्वारा कोशिका को मार रहे हैं। अब ये कब जरूरी पड़ती है? ये खासकर कैंसर के उपचार में जरूरी पड़ती है। कैंसर जैसे रोगों में कुछ ऐसे कोशिकाएं हमारे शरीर में पैदा होने लगते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी ही नहीं होते हैं, वो हानिकारक होते हैं। उन हानिकारक कोशिका को मारने के लिए ही कौन विधि अपनाई जाती है? प्रोग्राम सेल डेथ। और इस प्रक्रिया को एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? राइबोसोम तो होता ही होता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कोशिका द्रव्य में स्थान अवेलेबल कराता है। क्या करवाता है दोस्तों? स्थान अवेलेबल कराता है। क्या कराता है? स्थान अवेलेबल कराता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ये दोनों कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। कोशिकांग सॉरी। गोल्जी का प्रमुख कार्य सेक्रेशन करना, स्राव। और किसका सेक्रेशन करना? हर पदार्थ का जिसकी कमी कोशिका द्रव्य में हो गया, उन सभी पदार्थों का वो सेक्रेशन करते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जा सकता है? यहां भी दोस्तों कोशिका भित्ति भी होगा और क्लोरोप्लास्ट भी होगा। पानी लाओ। आइए दोस्तों, तो यहां भी आंसर क्या होगा? ए भी होगा और बी भी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी? और ये बात आप जानते होंगे, यहां थोड़ा मिस्टेक है नॉम में। क्या करिए यहां पर? स्लाइडेड और स्वान, 2 और 4 होगा आंसर। बताना पड़ेगा प्रश्न को। यह भी प्रश्न दूसरे तरह से आकर रिपीट हो चुका है। क्लियर है? 80% से अधिक सेल में क्या पाए जाते हैं? जल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल। परासरण की परिभाषा है, परासरण की परिभाषा है एक अर्धपारगम कला से अर्धपारगम कला से कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। विलायक अधिक सांद्रता से
1 मिनट, सही देख लो। परासरण क्या होता है? अर्ध पारगम कला से कम से ठीक है ठीक है, यही सी होगा। कम से तो अधिक, ठीक है। जिधर सांद्रता कम है उधर गाढ़ापन कम है, और जिधर गाढ़ापन कम है उधर जल अधिक है, और जिधर अधिक सांद्रता है अधिक गाढ़ा है, अधिक गाढ़ा है तो पानी। तो परासरण में तो यही होता है, पानी अपने अधिक वाले क्षेत्र से अपने कम वाले क्षेत्र, पानी कम उधर है जिधर सांद्रता, अब पानी अधिक उधर है जिधर सांद्रता कम है। बात को समझे कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए, अधिक नमक वाले विलयन में, अगर अधिक लवण वाले विलयन है तो विलयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। विलयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। होगी किन दोस्तों? अगर सांद्रता अधिक है, अगर सांद्रता अधिक है तो विलयन अधिक सांद्र होगा, और अगर विलयन अधिक सांद्र हुआ तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपर टोनिक होगा। अति पराशरी होगा कि नहीं? बताए थे न जी, अति पराशरी। इसमें कोशिका को रखने पर, एक अधिक लवण वाले विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाएगा तो सीधे आंसर क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा तभी सिकुड़ेगा। अब पानी बाहर निकलेगा तो बाह्य परासरण, एक्सोस्मोसिस। तो इसका आंसर तो सीधा है, उतना समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, ये सेम इससे पहले वाले प्रश्न को दूसरा तरीके से पूछा है। सिकुड़ने का मतलब ही आकार न्यूनीकृत यानी कम होना, यानी विलयन कैसा है? हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक है कि नहीं है? एक कोशिका आयतन में बढ़ती है किस विलयन में? अल्प पराशरी में, हाइपोटोनिक में। ठीक है, किसमें बढ़ती है? पिछले क्लास में इस पर चर्चा किए थे, तीनों विलयन पर। बीज फूलते हैं किसके कारण? अंतः शोषण के कारण। किसके कारण? अंतः शोषण का मतलब होता है ठोस पदार्थ के द्वारा जलीय लिक्विड पदार्थ को अवशोषित करना। क्या कहलाता है? अंतः शोषण में ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ध्यान रखिए, विसरण परासरण में विलयन के बीच हो रहा था। किसके बीच? विलयन के बीच। लेकिन अंतः शोषण ठोस और द्रव के बीच होता है। जब ठोस पदार्थ द्रव को ग्रहण करने लगे तो उसे क्या कहते हैं? अंतः शोषण। अब बीज ठोस होता है, पानी द्रव होता है, बीज पानी को अवशोषित किया तो ये किसे क्या कहेंगे? इसको अंतः शोषण। लकड़ी के बने दरवाजे भी वर्षा ऋतु में भीजता, किसके कारण? अंतः शोषण। लकड़ी ठोस, उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग करने से पौधे की मृत्यु हो जाती। क्यों? अगर हम खेत में अधिक उर्वरक डाल दे तो बाहर सांद्रता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जो पौधा हम लगाए हैं उस पौधों की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सांद्रता कम यानी पानी ज्यादा, सांद्रता अधिक यानी पानी कम। तो इससे क्या होगा कि पौधे यानी फसल के कोशिका का जल बाहर निकल कर आ जाएगा, फसल की कोशिका सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा, मर जाएगा। जब फसल ही का कोशिका ही मर गया तो फसल जिंदा रहेगा? नया नया किसानी में ऐसा ही होता है दोस्तों। चाचा मारा है 2 किलो तो हम मार देते हैं 2.5 किलो। अब पता चला 2.5 किलो में खेत की सांद्रता क्या हो गया? अधिक। अब फसल गया सूख, तब जाता है हो चाचा क्या हो गया? आइए दोस्तों, कभी कभी होता है नया नया किसान बनता है तो देखता है ये खाद मार रहा है तो हम इससे ज्यादा मार देते हैं, इससे ज्यादा उपजा लेंगे, और उसी में जो है एकदम खेल हो जाता है। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में पढ़े थे। माइटोसिस सेल डिवीजन 2 पार्ट में बटा था, कैरियोकिनेसिस और कैरियोकिनेसिस में क्या हुआ था? केंद्रक का विभाजन है साइटोकिनेसिस में केंद्र कोशिका द्रव, साइटोकिनेसिस में कोशिका द्रव का विभाजन हुआ था। शरीर में वृद्धि एवं मरम्मत के लिए कौन सा?
समसूत्री यानी माइटोसिस, क्योंकि कायिक कोशिका विभाजन में इसी तरह का कोशिका विभाजन होता है। क्लियर है दोस्तों? वर्टिब्रेट में, टेस्टिस में स्पर्म दोस्तों जनन कोशिका, और जनन कोशिका में केवल क्या होता है? मियोसिस। स्पर्म सेल या ओवा सेल कोई भी पूछे, इसमें केवल क्या होगा? मियोसिस ही होगा। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाला प्रोफेज, प्रोफेज सबसे 4 टर्म में हुआ था जी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज सबसे ज्यादा समय में होता है, एनाफेज सबसे कम समय में, एनाफेज सबसे कम समय में। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसके सहायता से? कोशिका पट्टिका यानी सेल प्लेट के सहायता से होता है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली आपस में सिकुड़ कर 2 बनकर टूट जाती है। माइटोसिस में सबसे कम, अभी तुरंत पूछे, सबसे कम समय में और सबसे ज्यादा समय में प्रोफेज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक कोशिका माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन पर कितना बनेगा? 200। अब जानते हैं कि माइटोसिस में जब कोशिका विभाजित होती है तो एक कोशिका से 2 बनती है, मियोसिस में एक कोशिका से 4। मियोसिस सेल डिवीजन में जब एक कोशिका विभाजित होती है तो एक कोशिका में 4 नए कोशिकाएं बनते हैं। अब माइटोसिस सेल डिवीजन समसूत्री कोशिका विभाजन में जब एक कोशिका विभाजित होती है तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनते हैं। तो आइए देखिए, वैसे तो ये रीजनिंग का सवाल, एक कोशिका है, एक बार माइटोसिस होगा तो 1 से कितना बनेगा, फिर 2 से, फिर 4 से, 8 से, 16, 16 से 32, 32 से 64 से 128 से, तो क्या बार हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। कितना बार होगा? 8 बार होगा। क्लियर है? समझ गया कि नहीं समझ गया? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होता है। किसमें? हाँ, क्रॉसिंग ओवर वो परिघटना है जिसमें स्पर्म और ओवा सेल आपस में मिल करके गुणसूत्र जो अलग अलग 23 होते हैं उसको मिल करके जोड़ा बना लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर हिंदी में पारगति कहते हैं, ये पैकाइटिन अवस्था में होता है। प्रोफेज अवस्था कई भागों में बटा था, याद है कि नहीं आता है? सबसे पहले हुआ था लिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और अंतिम में क्या? डायकेनेसिस। तो पैकाइटिन अवस्था में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पैकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस होगा? 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? यहां पर क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या कि कितने कोशिका का कोशिका विभाजन होगा? तो कितने कोशिका का कितना? 50, 50, 50 गुना 4 कितना हो जाएगा? तो इस प्रश्न को थोड़ा सही करिए। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी कोशिका में मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होना जरूरी है? कितनी कोशिका में मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? कितनी कोशिका में, कोशिका बनने के लिए कितनी कोशिका में, यहां पर लिखिए कितनी कोशिका में, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50। और आप जानते हैं मियोसिस में एक कोशिका विभाजित होकर कितना बनता है? 4 बनता है। माइटोसिस में एक कोशिका 2 बनता है। ए माइटोसिस में एक कोशिका 2 भी बनता है, एक कोशिका 2 से अधिक भी बनता है, 4, 5, कुछ 1000 भी बन सकता है। टेलोफेज का विपरीत है प्रोफेज। प्रोफेज प्रथम अवस्था है जबकि टेलोफेज अंतिम अवस्था है। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज अवस्था में। सेंट्रोमियर जो कोशिका विभाजन करवाता है, और यह सेंट्रोमियर गुणसूत्र में पाया जाता है। किसमें? तो गुणसूत्र का ये हिस्सा है सेंट्रोमियर, ये माइटोसिस के एनाफेज अवस्था में विभाजित होता है।
समसूत्री कोशिका विभाजन में एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। बिल्कुल सही है, समसूत्री कोशिका विभाजन एक के बार विभाजित होता है, हालांकि उसका प्रोसेस 2 है। उसका प्रोसेस कितना है? 2 है। क्लियर है? कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। अर्धसूत्री, यहां अर्धसूत्री होगा। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार, बिल्कुल 2 बार विभाजित होकर एक कोशिका 4 बना लेती है। दोनों कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित किस कोशिकीय संरचना कोश फाउंटना ने की थी? फाउंटना केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले केंद्रिका, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोलस। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, ये ग्रोथ से है। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन जो होता है एमाइटोसिस से होता है। क्षतिग्रस्त उत्तकों का मरम्मत भी एमाइटोसिस द्वारा होता है। उपरोक्त में सभी, तो कितना कुछ है यार, बनाइए नहीं। बार बार कर नौकरी करना ना हो, मैट्रिक इंटर नहीं कि आप कैसे भी पास हो जाइएगा, ठीक है? और एकदम ध्यान दीजिए, कोशिका में कितना प्रश्न पड़े? 136। अब आप फ्री हो जाइए, जब भी रिवीजन करने का होगा ना कि कोशिका नहीं पढ़े हैं, 137 का क्वेश्चन देख लेना एक बार। और दोस्तों इसको याद नहीं करना है, इसको ऐसे याद करना कि इसका उत्तर होंठ पर आ जाए, क्योंकि याद करके है अल्लाह करते जी। समझिए ना, बात को समझिए, क्योंकि याद बहुत आदमी को है सच्ची। बहुत आदमी 5-5 साल से तैयारी कर रहा है, उसको भी याद है, पूरा याद है। हम ही लगभग 50-60 हजार स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, सबको याद है। इसीलिए अब समय है कि याद नहीं, उसके उत्तर को होंठ पर लाने का, ठीक है? और दोस्तों क्वेश्चन इतना है कि अगर कोई कंपटीशन कोशिका से पूछेगा तो यही 137 में कोई एक पूछेगा या 2 पूछेगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, गारंटी है। पिछले भविष्य में भी नहीं गया था, आगे भी नहीं जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है? और दोस्तों अब आप पहले रिवीजन जो करिएगा, पहले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में फंसने के बाद ही उससे रिलेटेड थ्योरी पर जाइएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का सवाल हम बना रहे, माइटोकॉन्ड्रिया हम फंस गए हैं, तब एक बार माइटोकॉन्ड्रिया की थ्योरी पर जाना है, उसको देख लेना है। क्योंकि प्रश्नों में यह ध्यान रखा गया है कि एक भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न ना छूटे। और कोचिंग का टीम ने यह ध्यान रखा है कि जिस कॉन्सेप्ट से प्रश्न अभी तक ना पूछे हो, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट करके डाल दिया गया है। सारा खेल ही दोस्तों खत्म है, कुछ पढ़ने का जरूरी नहीं है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम बायोलॉजी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, वैसे हर चैप्टर महत्वपूर्ण है, उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। हला नहीं, चलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले बोलिए अब क्या प्रॉब्लम है? आप ही लोग का क्वेश्चन अब दिलेंगे हम। आराम से जाइए, निकलिए। चलिए, जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं बताइएगा किस प्रश्नों में दिक्कत हुआ है, तब उस प्रश्नों को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए, राहुल कुमार, नो प्रॉब्लम है।
122 नंबर, 122 नंबर निकालिए तो 122। आइए दोस्तों, कह रहा कि उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। तो अगर हम उपरो उर्वरक ज्यादा लेंगे तो बाहर की सांद्रता यानी कि खेत की सांद्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। उर्वरक का मतलब लवण है, लवण सांद्रता बढ़ाएगा और इस स्थिति में जो फसल का कोशिका है इसकी सांद्रता कम हो जाएगा और कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली ये अर्धपारगम होगा। अर्धपारगम होने से जल जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करने लगेगा, ये सिकुड़ जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगा, कोशिका मर जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। और कोशिका का जल बाहर आ रहा तो ये बाह्य परासरण होगा। एक 118 निकालिए तो 118। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, हाइपरटोनिक, अभी जो सवाल हम देखे थे कि अधिक लवण वाला, न्यूनीकृत मतलब वह कोशिका का जल बाहर निकल गया और कोशिका का जल बाहर निकलता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर, अति पराश्री विलयन में रखने पर। आप एक बार फिर से थ्योरी को पढ़िएगा। 133, 119 निकालिए तो 119। एक कोशिका आयतन में बढ़ता है जब यह रखी जाती है, तो बिल्कुल अल्प पसारी विलयन में रखेंगे तो अल्प पसारी विलयन की बाहर की सांद्रता कम होगा, जिसके कारण कोशिका की सांद्रता अधिक होगी और जल जो है बाहर से निकलकर अधिक कोशिका के अंदर जाएगा, क्योंकि कोशिका के अंदर सांद्रता अधिक है, यानी कम से अधिक की ओर जाएगा। और कम से अधिक मतलब विलयन से कोशिका के अंदर, इससे कोशिका फूल जाएगा यानी आयतन बढ़ जाएगा। क्रॉसिंग ओवर को हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। क्रॉसिंग ओवर एक तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। पंचानवे नंबर पर आइए तो 190, 95 पाइए। कोशिका का ऊर्जा इसे तो 95 तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा जी। का अमित आदित्य कुमार बात कर रहे हैं 95 में। क्रॉसिंग ओवर बताएंगे, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बताएंगे। या आप समझिए कि जब ओवा बनता है तो इसमें 23 क्रोमोजोम होता है। एस्पर में भी क्या होता है, 23 क्रोमोजोम होता है। ये दोनों जब मिलता है ना तो क्रोमोजोम को 23 मिलकर 23 जोड़ा बना लेता है। गुणसूत्र जिस अवस्था में अलग अलग जो रहते हैं जनन कोशिका में, वो एक जो होता है, ये जो आदान प्रदान होता है, यही घटना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बंद कीजिए।